जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन है। और इस क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित जो 2020 का राजनीति विज्ञान का जो प्रश्न था उसका हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो चलिए साथियों, सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोगों के पास क्या होना चाहिए कि आपको एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए जिसमें आप लोग 2020 के जो पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न है उसको आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन है, इस क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन से आपके क्या होंगे कि जो भी आंसर क्वेश्चन बैंक में गलत दिए हुए हैं उसका आपका जो आंसर है यहाँ पे सही मिल जाएंगे। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लेंगे और वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी क्या करेंगे कि आपको शेयर करेंगे। और हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर जो है आप सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथियों, इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है तो कह रहा है कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार जो है प्राप्त है। तो साथियों, अभी जो है भारतीय नागरिकों को ना वो आपको 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो है प्राप्त है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो आपको सही हो जाएगा। लेकिन फिर यहाँ से पूछा जाएगा कि आपको मूल में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो देखिए, अगर मूल में बात किया जाए शुरू में तो वो आपको 7 प्रकार के क्या थे कि मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपका और आएगा कि मौलिक अधिकार की जो संकल्पना है भारत में वो किस देश से लिया गया है। तो साथियों, मौलिक अधिकार की जो संकल्पना है भारत में वह आपको अमेरिका से प्रेरित है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और भारतीय संविधान में अगर हम बात करते हैं कि इसका जो उल्लेख है वो आपको कहाँ है, तो साथियों भारतीय संविधान में जो इसका उल्लेख है वो आपको भाग 3 में और आपको अनुच्छेद पूछेगा तो वो आपको 12 से 35 में। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और भाग 3 को हम लोग संविधान का क्या कहते हैं, तो आपको मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो 1 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपको सी हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उस पर हम लोग बात करेंगे और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके साथियों जरूर बताएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के जो लेखक है कौन है। तो देखिए, तो ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के जो लेखक है वो आपको जेएस मिल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसमें और भी जो है आपको लोगों का नाम दिया गया है जिसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि आपको जानते हैं। जैसे देखिए कि आपको ये जो मार्क्स है क्या है, मार्क्स है, इन्होंने क्या लिखा था, तो आपको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो याद रखिएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो होता है अक्सर पूछे जाते हैं कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था, तो आप क्या कहोगे, कार्ल मार्क्स। इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक और लिखा था जिसे हम लोग समाजवादियों का बाइबल कहते हैं, वो है आपको दास कैपिटल। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि दास कैपिटल जो है कब प्रकाशित हुई थी। तो साथियों यह आपको 1867 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है यह आपको 1848 में क्या हुआ था कि आपको प्रकाशित हुआ था। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं दास कैपिटल, इसको हम लोग समाजवादियों का बाइबल भी कहते हैं। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। और कार्ल मार्क्स जो थे वो आपको जर्मन चिंतक थे, यानी कि जर्मनी के थे। ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। उसके बाद आपको क्या है, ये देखिए प्लेटो है। तो प्लेटो ने क्या किया था कि आपको एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है आपको रिपब्लिक। क्या है, रिपब्लिक। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिपब्लिक नामक पुस्तक जो है किसने लिखा था, तो आप क्या कहोगे, प्लेटो ने लिखा था। और इसी में एक प्रश्न और पूछ दिया जाएगा, ये बताइए कि ये जो आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं क्या है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक जो है कौन लिखा था, तो हम कहेंगे अरस्तु। क्या कहेंगे, अरस्तु, ठीक है ना। और अरस्तु को क्या कहा जाता है, तो आपको राजनीति विज्ञान का जो है वो आपको पिता कहा जाता है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ से जो भी आपको पुस्तक के बारे में बताया गया है सारे के लेखक का नाम जो है आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको मतलब जेएस मिल। यानी कहने का मतलब कि जॉन स्टुअर्ट मिल जो है उन्होंने ही क्या किया था कि आपको इस पुस्तक को लिखे थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम जो आपको अनुज्ञेय सदस्य संख्या है वो आपको कितनी हो सकती है, मतलब कि अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा में कितना हो सकता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों राज्यसभा में जो अधिकतम आपको क्या होगा कि आपको जो सदस्यों की संख्या होगी वो आपको 500 से अधिक नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा कि सही हो जाएगा। और इसी में पूछ लेगा आपको क्या कि न्यूनतम क्या हो जाएगा, न्यूनतम। तो देखिए, तो अगर न्यूनतम की बात करेंगे तो न्यूनतम जो हो जाएगा वो आपको 60 से कम जो है वो आपको नहीं होने चाहिए। तो न्यूनतम सदस्य की बात करेंगे किसी भी विधानसभा में तो वो हो जाएगा आपको कितना, तो आपको 60 हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ राज्य अपवाद है जहां पर आपको विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 से भी क्या है कि आपको कम है। जैसे देखिए कौन कौन है, इसमें आपको सबसे पहले याद रखिएगा सिक्किम। क्या है, सिक्किम। तो सिक्किम में जो है आपको विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है वो आपको 32 है। उसके बाद है आपको
गोवा, और उसके बाद जो है आपको मिजोरम। यहाँ पर भी जो है आपको सदस्यों की जो संख्या है वो आपको 60 से कम है। तो गोवा में भी 40 है और आपको मिजोरम में भी क्या है कि आपको 40 है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए कि किसी राज्य की जो विधानसभा है उसमें अधिकतम कितना सदस्य होंगे, तो आप कहोगे 500। न्यूनतम कितना होगा, तो आप कहोगे 60। लेकिन 3 राज्य ऐसे हैं जो आपको अपवाद में, तो इसे भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और भारत में सबसे ज्यादा विधानसभा सदस्य वाला जो आपको राज्य है वह आपको क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। सबसे कम सदस्य संख्या वाला पूछेंगे तो वह आपको सिक्किम हो जाएगा, उसके बाद गोवा और मिजोरम हो जाएगा। और हमारे बिहार की बात करते हैं तो हमारे बिहार में जो है आपको विधानसभा की जो सीट है वो आपको कितनी है, तो साथियों हमारे बिहार में विधानसभा की जो सीट है वो आपको 243 है। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखिएगा। विधान परिषद की अगर हम सीट की बात करते हैं तो विधान परिषद सीट की जो संख्या है वो आपको कितनी है, तो आपको 75 है। लोकसभा सीट की बात करते हैं बिहार में तो वह आपको 40 है। राज्यसभा सीट की बात करते हैं बिहार में तो वह आपको 16 है। तो आपके एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, क्या जानते हैं कि बिहार में राज्यसभा सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है, तो कहिएगा 16। लोकसभा के तो आप कहेंगे क्या 40, यानी कि बिहार से 40 को सांसद जो है लोकसभा में चुनकर क्या होते हैं कि आपको जाते हैं। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो ये जो 3 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, कह कि भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, निश्चित निवास, विवाह, सरकारी संख्या, इनमें से क्या रहा है कि कोई नहीं। तो देखिए तो इनमें से क्या होगा कि आपको सभी बना लीजिए, क्या कर लीजिए सभी बना लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ निश्चित निवास, विवाह, ठीक है ना, इस सबके द्वारा जो है वो आपको क्या होता है कि नागरिकता प्राप्त जो होती है वो आपको की जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और भारत में नागरिकता अधिनियम कानून जो बना था वो आपको कब बना था, तो याद रखिएगा कि भारत में नागरिकता संबंधी जो कानून है पहली बार जो बनी थी वो आपको 1955 ईस्वी में, इस बात को याद रखना है। और इस नागरिकता का जो उल्लेख है वो आपको भाग 2 में, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो आप कहोगे भाग 2 में, ठीक है ना। और अनुच्छेद पूछेंगे साथियों तो वो हो जाएगा आपको 5 से 11 में। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट करके, ठीक है ना। और यहीं पर आपको एक क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही के वर्ष में जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है किस वर्ष पारित हुआ है। आप इसका क्या करेंगे आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जो है वो आपको लिखकर जरूर देंगे। तो ये जो 4 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर आपको डी हो जाएगा, इसे देख लेना है आपको। चलिए नेक्स्ट, कह रहा कि राज्यसभा का उपसभापति जो है वो आपको निर्वाचित होता है कैसे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। उसके बाद क्या है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ठीक है ना। यानी कि राज्यसभा में एक सभापति होते हैं, तो सभापति जो होते हैं राज्यसभा के वे तो होते हैं आपको कौन, उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। ये भी बात याद रखिएगा कि ये जो आपको उपराष्ट्रपति है ना ये क्या होते हैं, तो कहेंगे राज्यसभा के सभापति होते हैं। क्या होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। इस बात को आप अच्छे से याद रखना है। फिर दूसरी बात आपको एक चीज और याद रख सकते हैं, क्या जानते हैं, ये जो उपराष्ट्रपति है वह उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं लेते हैं। ये जो वेतन लेते हैं ना वो आपको राज्यसभा के सभापति के रूप में लेते हैं। ताकि एग्जाम में कभी कभी जनरल कंपटीशन में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं क्या कि बताइए कि संसद के किस सदन के सभापति जो होते हैं या आपको अध्यक्ष होते हैं वो आपको क्या कहते हैं कि आपको मतलब कि उस पद के रूप में वेतन न लेकर वो क्या करते हैं कि किसी अन्य पद के रूप में वेतन लेते हैं। तो वो है आपको उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता है बल्कि उनको राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनके कार्यों में सहायता के लिए क्या होता है कि आपको एक उप सभापति होता है जिसका जो आपको चयन होता है, चुनाव होता है वो आपको राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। मतलब कि राज्यसभा में जितने सदस्य होंगे सब इस वोट में क्या करेंगे कि आपको हिस्सा लेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या करा कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय जो है वो आपको सौंपे गए हैं। तो देखिए 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में है ना साथियों वो पंचायती राज की संस्थाओं को जो है वो आपको 29 विषय जो है वो आपको सौंपे गए हैं। तो यहाँ से एक बात आती है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो साथियों 73वां संविधान संशोधन जो होती है वो आपको 1992 ईस्वी में। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और 73वां संविधान संशोधन जो लागू हुआ था वो आपको कब हुआ था, कहेंगे 24 अप्रैल, ठीक है ना, 1900 कितना को जानते हैं, तो आपको 93 ईस्वी को। इसीलिए 24 अप्रैल को हमारे यहाँ जो होता है वो आपको राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या माना जाता है,
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो अगर आपसे मैं प्रश्न पूछूं कि बताइए कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो आपको कब मनाया जाता है, तो क्या कहिएगा आपको 24 अप्रैल को। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और पंचायती राज जो है वो आपको किस सूची का विषय है, तो कहेंगे पंचायती राज जो है वो आपको राज्य सूची का विषय है, ठीक है ना। और यह आपको स्थानीय निकाय का क्या है कि आपको एक महत्वपूर्ण जो है वो आपको हिस्सा है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका यह आपको सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो आपको लगाया जा सकता है। तो साथियों राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जा सकते हैं वो आपको अनुच्छेद 61 के तहत। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो आपको किस देश से प्रेरित है। तो हमारे देश में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है साथियों वो आपको अमेरिका से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखिएगा। और राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाए जा सकते हैं, तो जब वे अपने पद का दुरुपयोग करें, ठीक है, अपने कार्यों को करने में वो क्या हो कि आपको असक्षम हो, अपने संवैधानिक पद का जो है वो आपको क्या करें, निरादर करे। तो ऐसे परिस्थिति में क्या है कि संसद जो है उस पर क्या है कि आपको महाभियोग लगा सकते हैं और राष्ट्रपति को क्या होगा कि आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है ना, जब उस पर महाभियोग लग जाए तब, ठीक है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना। उसमें और भी चीज है जैसे कई सारे अनुच्छेद है, जैसे जान लीजिए अनुच्छेद 356। इसके तहत जो होते हैं आपको राष्ट्रपति शासन जो होते हैं वो आपको लगाए जाते हैं। फिर आपको अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 75 के तहत क्या होता है कि आपको प्रधानमंत्री और उनके सलाह पर क्या होता है कि आपको अन्य मंत्रियों की क्या होते हैं कि आपको नियुक्ति होती है। क्या होती है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। दोनों जो होता है देखिए कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत कौन करते हैं, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे भारत के राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति। अभी राष्ट्रपति जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इसे भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 76 के तहत जो होते हैं भारत के जो होते हैं महान्यायवादी, क्या है, महान्यायवादी, जिनको हम लोग कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और अभी जो भारत के महान्यायवादी है साथियों वो कौन है, तो आप याद रखना कि अभी भारत के जो महान्यायवादी है वो आपको आर वेंकट रमनी है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो इसका क्या है जानते हैं कि डी जो है वो आपको सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बाकी जो आपको एनालिसिस करके बताया गया है आप उसे भी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो साथियों कह रहा है महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, यूनिसेफ। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको यूनिसेफ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो देखिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 क्या है प्रमुख अंग है, यानी 6 अंग है। तो देखिए कौन कौन, तो आपको महासभा याद रखिएगा, सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसके अलावा जो हो जाएगा आपको सचिवालय, क्या है, सचिवालय। इसके अलावा जो हो जाएगा प्रन्यास परिषद, क्या है, प्रन्यास परिषद। फिर हो जाएगा आपको आर्थिक और क्या है कि आपको सामाजिक परिषद, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा आर्थिक व क्या कहेंगे तो आपको सामाजिक, क्या है, सामाजिक, यहाँ सामाजिक लगाइएगा परिषद। तो ये सभी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या है कि आपको अंग है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। फिर यहाँ से एक चीज और पूछा जाएगा, ये बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ है। तो साथियों इसका जो मुख्यालय है ना वो आपको न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क का है, वो आपको यूएसए में मैनहट्टन द्वीप पर है। इस बात को याद रखना है। फिर यहाँ से एक बात है कि सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 15, जिसमें से आपको 5 जो होते हैं वो आपको अस्थायी होते हैं, परमानेंट, ठीक है ना, और 10 जो होते हैं अस्थायी। और अस्थायी सदस्यों की जो आपको नियुक्ति होती है वो आपको 2 वर्ष के लिए, क्या है, 2 वर्ष के लिए। जबकि अस्थायी तो 5 को कौन कौन है जानते ही है, दुनिया के 5 सुपर पावर। तो दुनिया के 5 सुपर पावर जो है वो आपको कौन कौन है, तो देखिए इसमें आपको एक अमेरिका हो गया, क्या हो गया, अमेरिका। और इसके पीछे लघु जो है वो आपको इंग्लैंड है। उसके बाद जो है आपको फ्रांस, क्या है, फ्रांस, इसे भी आप याद रखिएगा। उसके बाद जो जाएगा रूस, क्या है, रूस। और फिर जो है आपको चीन। तो ये सभी देश जो देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में क्या है, तो आपको अस्थायी सदस्य देश है। और ये अस्थायी सदस्य देश जो है वो आपको वीटो पावर का क्या कर सकते हैं कि आपको प्रयोग कर सकते हैं, यानी निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा यूनिसेफ का गठन जो होता है कब, तो यह आपको 1946 में। और यूनिसेफ का जो भी मुख्यालय है ना वो आपको न्यूयॉर्क में है। तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है कि इसका मुख्यालय क्या है, तो कहेंगे न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है इस पर बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए। मतलब कि अगर कोई संवैधानिक मामला है
तो उस पर निर्णय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? तो साथियों वो होगा 5 या इससे अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना, किस मामले में निर्णय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी न्यायाधीशों की बेंच जो थी वो आपको बैठी थी, और उसका निर्णय जो है 24 अप्रैल 1973 को आया था। तो यह आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जो है आपको लिखकर देना है, आप एक्टिव है या नहीं है यह हम जानना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा साथियों? सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए क्या कर रहे हैं। कि विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मेरे भाई विश्व अहिंसा दिवस जो है महात्मा गांधी के क्या है कि जन्म दिवस पर जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। तो वो कब जानते हैं? तो ये आपको 2 अक्टूबर को, कितना अक्टूबर को? 2 अक्टूबर को, क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। तो गांधी जी को सम्मान देने के लिए साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सुरक्षा सॉरी क्या कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है, ठीक है ना, उसने निर्णय लिया क्या कि गांधी जी के जो जन्मदिन है उसको हम लोग क्या करेंगे कि आपको विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। फिर 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो ये भी तो हमें जानना जरूरी है। साथियों 10 दिसंबर को क्या होता है कि आपको विश्व मानवाधिकार दिवस जो होते हैं वो आपको क्या होता है कि आपको मनाए जाते हैं। इस बात को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद जो है आपको 24 अक्टूबर को क्या होता है यूएनओ दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। फिर यहाँ से याद रखिएगा 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर क्या है, पुण्यतिथि पर क्या होता है जानते हैं? तो आपको एक दिवस मनाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय शहीद दिवस। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय साथियों यहाँ पे थोड़ा ज्यादा मिट गया। राष्ट्रीय शहीद दिवस जो मनाए जाते हैं किसके जन्म दिवस पे, सॉरी जन्म दिवस कहते हैं किसके पुण्यतिथि पर? तो महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर, क्योंकि महात्मा गांधी की जो हत्या होती है आपको नाथूराम गोडसे के द्वारा होता है 30 जनवरी 1948 को क्या होता है कि आपको कर दिया जाता है। तो ये सभी भी आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है साथियों वो आपको सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए फिर भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई है? तो साथियों भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो प्रेरणा है ना वो आपको ऑस्ट्रेलिया से क्या है कि आपको लिया गया है। यहाँ से एक बात आती है कि समवर्ती सूची है क्या? तो भारत में केंद्र और राज्यों के बीच में क्या है कि आपको विधायी शक्ति का जो बंटवारा है ना वो आपको 3 सूचियों के माध्यम से, संघ सूची, राज्य सूची, इसके अलावा आपको समवर्ती सूची। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे विषय हैं जो आपको शेष बच गए हैं। कहने का मतलब न जो राज्य सूची में, न संघ सूची में, न संपत्ति सूची में, ऐसे विषयों को जो है अवशिष्ट सूची में डाला गया है, जिस पर आपको कानून जो बनाते हैं वो आपको केंद्र सरकार, ठीक है ना। तो देखिए तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है भारतीय संविधान में साथियों क्या क्या लिया गया है आप इसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि समवर्ती जो सूची है इसकी प्रेरणा कहां से ली गई है? तो आपको ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद एक चीज याद रखिएगा, प्रस्तावना की भाषा वह भावनाएं यह जो ली गई है कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान। तो ये सारे चीज आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा व भावनाएं, समवर्ती सूची की जो प्रेरणा है, इसके अलावा व्यापार वाणिज्य का जो समागम है, ये सब कहां से लिया गया है? तो आप कहोगे कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। सोवियत संघ, इसका उत्तराधिकारी जो है अभी रूस है। यहाँ से जो है हमारे यहाँ आपको मौलिक कर्तव्य जो है वो आपको प्रेरित है। क्या है? प्रेरित है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है, ये जो मौलिक कर्तव्य है इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल, क्या जानते हैं? तो आपको ड्यूटीज बोलते हैं। तो यह जो प्रेरित है वो आपको सोवियत संघ से, उसके बाद अमेरिका से जो दिया गया है वो आपको यानी कि मौलिक अधिकार, जिसको हम लोग कहेंगे फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है ना, आपको सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, कानून के समक्ष संरक्षण। तो ये सारे चीज जो दिए गए हैं ना वो आपको अमेरिका से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपको सी हो जाएगा। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कर रहे हैं? कि किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग जो है वो आपको स्थापित किया था? तो साथियों यह है आपको तिवारी कमेटी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपको सही हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से और भी कमेटी है जिसके बारे में जानते हैं। तो देखिए एलएम सिंघवी समिति की कमेटी की रिपोर्ट जो आया था, उस रिपोर्ट पर क्या हुआ था कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं को जो है वो आपको संवैधानिक मान्यता जो था वो आपको दिया गया था। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि पंचायती राज को जो संवैधानिक मान्यता दिया गया था
किस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर, तो आपको होगा एल एम सिंघवी कमेटी। उसके बाद है संथानम समिति, ठीक है ना। तो संथानम समिति के जो आपको रिपोर्ट है उसके आधार पर क्या हुआ था कि आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है उसका क्या किया गया था कि आपको गठन किया गया था। उसके बाद है सदा सोलसी कमेटी, इनके रिपोर्ट के आधार पर जो है संविधान में क्या किया गया था कि आपको मौलिक कर्तव्य जो था उसको क्या किया गया था कि आपको जोड़ा गया था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मौलिक कर्तव्य किस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर जोड़ा गया था, सदा सोलसी कमेटी। उसके बाद है केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है इसका जो गठन हुआ था, ठीक है ना, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसका गठन किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर हुआ था, बताएंगे संथानम समिति। पंचायती राज संस्था को जो संवैधानिक मान्यता दिया गया था किस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर, बताएंगे आपको एल एम सिंघवी कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो आपको ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या करा है कि कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहां से लिया गया है, तो साथियों कानून का समान संरक्षण शब्दावली जो है वो आपको अमेरिका से लिया गया, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। फिर यहाँ से एक बात आती है, कुछ लोग कहेंगे सर ब्रिटेन से फिर क्या लिया गया है, तो देखिए ब्रिटेन से साथियों विधि निर्माण की प्रक्रिया याद रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं विधि निर्माण की प्रक्रिया कहां से लिया गया है, वो आपको ब्रिटेन से। इसके अलावा विधि के समक्ष समानता, ये जो दोनों है वो आपको कहां से लिया गया है, तो कहेंगे आपको ब्रिटेन से। और इसे पूछेगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो हम कहेंगे आपको जापान से। कहां से, जापान से। तो उम्मीद है साथियों कि आप इसे समझ गए होंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है, कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष जो थे वो आपको कौन थे, तो साथियों प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो आपको मार्शल टीटो थे। और मार्शल टीटो जो थे वो आपको कहाँ के थे, तो कहेंगे यह जो थे आपको यूगोस्लाविया के, कहाँ कहते हैं, यूगोस्लाविया। तो साथियों इन सभी चीजों का आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है आपको अब्दुल नासिर, तो यह जो थे आपको मिस्र के थे। उसके बाद है आपको डॉक्टर सुकर्नो, साथियों यह आपको इंडोनेशिया के थे। इन सभी लोगों का नाम आपको याद रखना है। और पंडित नेहरू ये आपको भारत के थे। तो ये जो सभी लोग हैं ना, ये सभी लोग आपको गुटनिरपेक्षता की नीति को रखने में क्या किए थे कि आपको अहम रोल अदा किए थे। मतलब गुटनिरपेक्ष आंदोलन के ये लोग क्या थे कि आपको जनक थे। भारत के किस नेता ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, तब हम कहेंगे कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। था इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेकिन जो पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था जिसमें आपको 25 देशों में क्या किया था कि आपको हिस्सा लिया था, तो यह जो है अध्यक्षता किए थे कौन, आपको मार्शल टीटो। और अभी जो गुटनिरपेक्ष देशों का संगठन है उसमें आपको टोटल जो है आपको 120 देश जो है क्या है कि आपको शामिल है, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और आप लोगों को सच में समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, साथियों आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करते हैं कि आपको बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार के प्रतिपादक जो है कौन है, तो देखिए भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य, इस विचार के जो प्रतिपादक है वो आपको जीएन जोशी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। कहीं कहीं आपको डीडी बसु भी दिया जाता है, ठीक है ना, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे। आगे जो है क्या इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारत जो है, ठीक है ना, कि आपको अर्धसंघात्मक है, ठीक है ना, इस विचार के प्रतिपादक जो थे कौन थे, तो भारत जो है अर्धसंघात्मक राज्य है, इस विचार के जो प्रतिपादक थे वो आपको केसी फुयर थे। तो ये सभी बात आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, कह रहा है कि उल्फा क्या है, कि आपको उल्फा जो है आपको क्या है कि आपको एक आतंकी संगठन है, कहाँ का था साथियों, उल्फा जो एक आतंकी संगठन है वह आपको कहाँ क्या जानते हैं, तो ये आपको भारत का है। तो उल्फा कहने का मतलब क्या हुआ, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब हुआ यह आपको असम राज्य से क्या है कि आपको संबंधित है। तो यह एक आतंकी संगठन है, ठीक है ना, जो कि आपको भारत का है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको बिल्कुल सही है। इसी में पूछेंगे एलटीटीई, तो एलटीटीई जो है वो आपको श्रीलंका का है, ठीक है ना। और पाकिस्तान में कितने सारे आपको आतंकी है संगठन है जिसके बारे में पढ़ना ना पढ़ना क्या है कि आपको बराबर है, क्योंकि वहां तो कुछ अच्छा काम होता नहीं, जो भी होता है क्या होता है कि आपको आतंकवाद से संबंधित काम होता है। क्योंकि पाकिस्तान जो है दुनिया में क्या है कि आपको आतंकवाद का जो है सबसे बड़ा क्या है कि आपको निर्यातक देश है, ठीक है ना। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि देखिएगा दुनिया के मोस्ट वांटेड जो आतंकवादी होते हैं उसको संरक्षण देने वाला जो होता है ना वो आपको अमेरिका होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए
क्या है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है। यह कथन किसका है? देखिए जो आपको रूसो का ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, थोड़ा याद रखिएगा कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है। यह किसने कहा था? तो कहेंगे आपको रूसो ने कहा था। चलिए आगे, कह रहा कि भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? तो साथियों, भारत के प्रधानमंत्री की जो होती है वो आपको नियुक्ति होती है। लेकिन भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं सामान्यतः ज्यादातर आपको लोकसभा से होते हैं, और लोकसभा में जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है कि आपको चुने जाते हैं। तो देखिए, तो जो प्रधानमंत्री होते हैं ना, वो संसद के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री वह व्यक्ति बनते हैं जो आपको लोकसभा में बहुमत दल के सामान्यतः क्या होते हैं कि आपको नेता होते हैं। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। इस प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं वो आपको राष्ट्रपति करते हैं, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी जो नियुक्ति करते हैं वो आपको राष्ट्रपति करते हैं। तो ये जो ऑप्शन नंबर है इसका सही हो जाएगा। और यह जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है? तो यह आपको 75 में, क्योंकि अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति जो होते हैं प्रधानमंत्री और उनके सलाह पर अन्य मंत्रियों की क्या करते हैं कि आपको नियुक्ति करते हैं, ठीक है ना। और ये जो निर्वाचित होते हैं संसद के सदस्य के रूप में, ठीक है ना, और ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अगर लोकसभा से है तो राज्यसभा से, तो राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो आपको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होते, क्योंकि वहां पे हमारे प्रतिनिधि उनको क्या करते हैं कि आपको चुनते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि दक्षेस का मुख्यालय जो है वो आपको कहाँ स्थित है? तो देखो, दक्षेस का जो मुख्यालय है ना वो आपको काठमांडू में क्या है कि स्थित है। दक्षेस करने का मतलब हुआ यहाँ पे आपको सार्क, क्या हो गया? सार्क, ठीक है ना। तो सार्क जो है दक्षिण एशिया के देशों का एक संगठन है, और इसका मुख्यालय क्या है? तो आपको काठमांडू। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखिए, और सार्क के सदस्य देशों का नाम आप याद रख सकते हो, आसानी से कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए, इसके लिए याद रखना है आपको, श्री भाभू ने, क्या है? श्री भाभू ने बाप का मत, क्या कहेंगे? बाप का क्या जानते हैं? मल, क्या है? मल। किसको दे दिया जानते हैं? तो आपको अफगानिस्तान को दिया। किसको दिया? अफगानिस्तान को दिया। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, सार्क के सभी सदस्य देश जो है वो आपको याद आ जाएंगे, ठीक है ना। क्या याद रखना है? तो श्री बाबू ने बाप का माल किसको दे दिया? अफगानिस्तान को। देखिए, तो सी से हो जाएगा वो श्रीलंका, क्या हो जाएगा? श्रीलंका। उसके बाद भास हो जाएगा आपको भारत, क्या हो जाएगा? भारत। उससे हो जाएगा आपको भूटान, नेस हो जाएगा नेपाल, बास हो जाएगा आपको बांग्लादेश, क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। इसके बाद आपको ओस हो जाएगा आपको पाकिस्तान, क्या है? पाकिस्तान। और ये जो क्या देखने हैं, ये बेचारे अभी कोमा में है, ठीक है ना, वेंटिलेटर पे ये पड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसकी सांसें जो है वो आपको लटका है, क्या है? लटका है, क्योंकि वेंटिलेटर पर लोग कब जाते हैं? जब उसकी सांसें लटकी होती है। क्या का मतलब समझिएगा, साइलेंट है, क्या है? साइलेंट है, ठीक है ना, समझ गए। चलिए, उसके बाद माल से क्या हो जाएगा? तो देखिए, माल से हो जाएगा आपको मालदीव, क्या हो जाएगा? मालदीव। और ये जो है अफगानिस्तान। तो टोटल आपको कितने सदस्य हो गए साथ में जानते हैं? तो आपको 8 हो गए। इस बात को याद रखिएगा। और इसका जो गठन होता है साथियों 7 से 8 दिसंबर 1985 को कहा होता है? तो आपको ढाका में। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, और यह दक्षिण एशिया के देशों का क्या है? तो आपको एक संगठन है। तो देखिए, 19 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 20 में क्या करा कि बलवंत राय मेहता समिति के प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया? तो वह आपको त्रिस्तरीय, क्या है? त्रिस्तरीय। तो ऑप्शन नंबर से इसका सही हो जाएगा। और आज भी देख लीजिएगा कि भारत में जो पंचायती राज का स्वरूप है बाबू वो आपको त्रिस्तरीय है, क्या है? त्रिस्तरीय। अब हम कहेंगे सर कैसे त्रिस्तरीय है, जरा सा यह बताइए। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको याद रखना है क्या ये कैसे त्रिस्तरीय है यह जानिए। तो सबसे पहले हो जाएगा आपको ग्राम स्तर पर, क्या हो जाएगा? ग्राम स्तर पर, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा आपको प्रखंड, क्या है? प्रखंड स्तर पर। उसके बाद जो हो जाएगा आपको क्या जानते हैं? तो आपको जिला स्तर पर, क्या हो जाएगा? जिला स्तर पर। अब आइए, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि ग्राम स्तर पर जो है वो आपको क्या है? तो कहेंगे ग्राम पंचायत, क्या है? ग्राम पंचायत। प्रखंड स्तर पर जो है कौन है? तो कहेंगे आपको पंचायत समिति, ठीक है ना। उसके बाद आपको जिला स्तर पर कौन है? तो आपको जिला परिषद, क्या कहेंगे? जिला परिषद। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। भारत में भी वर्तमान में पंचायती राज का यही स्वरूप है। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी
कि ग्राम पंचायत के प्रमुख जो होते हैं कौन होते हैं, वो आपको मुखिया जी होते हैं। कौन होते हैं? मुखिया जी। ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना। पंचायत समिति के जो प्रमुख होते हैं, पंचायत समिति में से कोई एक सदस्य होते हैं जिसको हम लोग प्रमुख कहते हैं, और जिला परिषद जो अध्यक्ष होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? जिला मतलब जिला परिषद अध्यक्ष कहते हैं। जिला परिषद के अध्यक्ष को, ठीक है ना, मतलब अध्यक्ष को कहिए, जैसे 10 जिला परिषद है, ठीक है ना, तो उसमें से वो क्या करेगा? एक अध्यक्ष को मतलब चुनेगा, तो वही हो जाएगा इस सबका अध्यक्ष, तो उसको कहेंगे जिला परिषद अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका, वो आपको सही हो जाएगा। और बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन हुआ था 1957 में, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, और अगला प्रश्न 21 नंबर क्या कह रहा है, इस पे हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है वो आपको प्रतिपादित किया था। तो साथियों यहाँ दिए गए ऑप्शन के हिसाब से मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए, लेकिन रियल में अगर कहिएगा तो वो आपको जो टू नेशंस थ्योरी है, क्या है? टू नेशंस थ्योरी। तो देखो भाई, टू नेशंस जो थ्योरी है इसका जो प्रतिपादन किया था ना, वो आपको कौन किया था जानते हैं? तो टू नेशंस थ्योरी का प्रतिपादन जो किया था मेरे भाई, वो आपको मोहम्मद इकबाल ने। देखिए कौन किया था? तो कहेंगे मोहम्मद इकबाल। उसके बाद क्या हो जाएगा जानते हैं? कि टू नेशंस थ्योरी का जो प्रबल समर्थक अगर पूछा जाएगा तब होता है मोहम्मद अली जिन्ना, लेकिन इकबाल का नाम नहीं दिया है, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। और टू नेशंस थ्योरी यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत कब प्रतिपादित किया गया था? 1930 में। और पाकिस्तान जो बना था ना, वो आपको द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर ही क्या है कि आपको बना था। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जो है वो आपको क्या थे? तो महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से भी क्या कहते हैं कि आपको जानते हैं, ठीक है ना। और ये कांग्रेस के अध्यक्ष एकमात्र बार बने थे 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। उसके बाद आइए यहाँ पे, ठीक है ना, पंडित नेहरू ये भारत के क्या थे कि आपको पहले प्रधानमंत्री थे, इस बात को याद रखना। पहले विदेश मंत्री, भारतीय विदेश नीति के जनक, आधुनिक भारत के निर्माता। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल। सरदार पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और पहले आपको गृह मंत्री। इनको हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी बाबू क्या करते हैं कि जानते हैं। तो ये सारा चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को, लेकिन उससे पहले इसका सही आंसर सी हो जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न वाला क्या कर रहा है इस पर बात करते हैं। चलिए देखिए, तेरा की संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो देखिए, तो संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है ना, वो आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। कब? तो याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर आज जो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है या उद्देश्य जो है वो आपको बनी हुई है। मतलब कि हमारी प्रस्तावना का जो आधार है ना, वो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो आपको संचालन समिति के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे, क्योंकि संविधान बनाने के लिए बहुत सारी समितियों का गठन हुआ था। उसमें से जो संचालन समिति थे उसके अध्यक्ष कौन थे? आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक चीज बाबू और याद रखना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लिया जाएगा कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो आपको कौन थे? तो कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी पूछेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद यहाँ से प्रश्न आएगा कि बताइए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो आपको कौन थे? तो याद रखना कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। उसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपको प्रांतीय संविधान समिति के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। तो साथियों इन सभी चीजों का आपको अच्छे से याद रखना है कि प्रांतीय संविधान क्या है, संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका क्या हो जाएगा ए, वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। चल लीजिए, इसमें कोई से दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि साप्ता समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो साथियों साप्ता पर जो हस्ताक्षर हुआ था 2004 में, लेकिन यह प्रभाव में आता है 2006 में। तो यहाँ से आपका प्रश्न आ गया कि सर व्हाट इज साप्ता? तो देखिए साप्ता को सबसे पहले लिख लीजिए, क्या है साप्ता को लिख लीजिए। अब इसको समझिए, तो इसमें जो आप देख रहे हैं एस, क्या देख रहे हैं एस, इस एस का मतलब हो जाएगा आपको क्या जानते हैं साउथ, क्या हो जाएगा साउथ। उसके बाद ए जो देख रहे हैं इसका मतलब हो जाएगा आपको एशियन, क्या है एशियन। एफ जो देख रहे हैं इसका मतलब हो जाएगा आपको फ्री, क्या है फ्री। और टी जो देख रहे हैं इसका मतलब हो जाएगा आपको ट्रेड, क्या हो जाएगा ट्रेड। और ए जो देख रहे हैं इसका मतलब हो जाएगा आपको एग्रीमेंट, क्या हो जाएगा एग्रीमेंट। अब यहाँ से इसके हिंदी को जानिए क्या हो जाएगा, तो देखिए तो यहाँ से हम इसके हिंदी को जानते हैं साउथ, साउथ का मतलब दक्षिण,
एशिया मतलब एशियाई, फ्री मतलब मुक्त, और ट्रेड मतलब व्यापार, एग्रीमेंट मतलब समझौता। इसका मतलब क्या हो गया समझिए कि आपको दक्षिण एशियाई, ठीक है ना, मुक्त व्यापार समझौता, तो यह जो हुआ था वो आपको कब हुआ था? 2004 में। और इसमें जो है दक्षिण एशिया के जो देश है, उसी देश का जो संगठन है सार्क, उसके सदस्य देशों के बीच में क्या था कि आपको मुक्त व्यापार जो है तो आपको समझौता हुआ था, तो इसी को कहा गया आपको साफ्टा। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है ना। और हस्ताक्षर में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक रहता है, आप इसे देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। क्या कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो देखिए, तो विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो आपको 30 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। फिर यहाँ से पूछेंगे विधानसभा का सदस्य, तो साथियों विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो है वो आपको 25 वर्ष। याद रखिएगा कि विधानसभा क्या है, विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो आपको न्यूनतम आयु है वो आपको क्या है, वो कहेंगे हम आपको 25 वर्ष, ठीक है ना। इसके अलावा लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए आपको 25 वर्ष। उसके बाद है राज्यसभा, क्या है, राज्यसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो है वो आपको 30 वर्ष। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इसके लिए जो न्यूनतम एज है वो आपको कितना है जानते हैं? तो वह है साथियों आपको कितना? तो 35 वर्ष। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम एशियाई महासचिव थे ना वो आपको यूथान थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। फिर यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, क्या कि यूथान जो थे किस क्रम के महासचिव थे? तो ये आपको तीसरे थे। क्या थे? तीसरे थे, फिर नहीं यानी थर्ड थे। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। और यह किनके मरने के बाद बने थे? तो डैग हैमरशोल्ड के मृत्यु के बाद बने थे। और पहले महासचिव कहेंगे तो वो आपको कौन है? तो वो है आपको त्रिवेदी, ठीक है ना। तो ये सब चीज अच्छे से याद रखना। और अभी जो वर्तमान में महासचिव है संयुक्त राष्ट्र संघ के, वो है आपको कौन जानते हैं? तो वो है आपको ये एंटोनियो गुतेरस। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो आपको महासचिव होते हैं वो आपको इस संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। और इनकी नियुक्ति महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद के सलाह पर क्या होती है, क्या आपको की जाती है। इस बात को भी अच्छे से याद रखना है कि महासचिव की नियुक्ति कौन करते हैं? तो आपको सुरक्षा परिषद के सलाह पर महासभा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। और यूथान जो थे किस देश के थे? कहेंगे आपको म्यांमार के। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा कि भारत में व्यस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो देखिए, तो भारत में जो व्यस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु है वो आपको 18 वर्ष, ठीक है ना। पहले यह 21 वर्ष था, लेकिन आपको 61वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था कि 1989 में व्यस्क मताधिकार की जो न्यूनतम आयु है उसको घटाकर मतलब 18 वर्ष कर दिया गया। तो व्यस्क मताधिकार कहते हैं किसको? एक निश्चित उम्र के लोगों के मत देने के अधिकार को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो आपको व्यस्क मताधिकार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको जो ए है इसका वो आपको सही हो जाएगा। और भारत में व्यस्क मताधिकार के न्यूनतम उम्र क्या आएंगे? वो आपको कितना है जानते हैं? 18 वर्ष है। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है। अब कह निम्नलिखित में से कौन सा है कि न्याय का प्रकार है? तो देखिए कह कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, इनमें से सभी। तो देखिए तो ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है उस पर भी हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या कर रहा है, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति की तुलना जो है मतलब तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? मतलब कि भारत के जो राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से किसके समान है, यह पूछा जा रहा है। तो वह आपको ब्रिटिश महारानी के समान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में भी आपको क्या है सॉरी क्या कहते हैं ब्रिटेन में भी आपको मतलब कि संघात्मक सॉरी क्या कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली है। हमारे यहाँ भी संसदीय शासन प्रणाली है। और इससे सीधे जान लीजिए कि पूरी दुनिया में जो है आपको जो संसदीय शासन प्रणाली है वो आपको ब्रिटेन की देने है। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि आपको शासन के प्रमुख या सरकार के जो प्रमुख होते हैं वह आपको प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, ठीक है ना। जबकि देश के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। तो ब्रिटेन में राष्ट्रपति न होकर वहां पर क्या होता है? महारानी होते हैं। इसीलिए भारत के राष्ट्रपति की तुलना होता है ना वो आपको ब्रिटिश महारानी से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे। कि भारतीय नागरिकता अधिनियम का पारित किया गया था। ये शुरू में बताया था साथियों कि भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है 1955 में पारित किया गया था। और इसका उल्लेख जो है संविधान के भाग आपको 2 में, किसमें है? 2 में। और अनुच्छेद पूछेंगे तो हो जाएगा आपको 12 से 35 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। चलिए 30 में क्या कर रहा है, संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो देखिए यहाँ से प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम पूछा जा रहा है। तो साथियों
प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष चुने गए थे वो आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। फिर यहाँ से बात आएगी कि प्रारूप समिति में जो है वो आपको कितने सदस्य थे। तो साथियों प्रारूप समिति में जो सदस्य की संख्या थी ना वो आपको 7 थी। क्या थी? 7 थी, अध्यक्ष को लेकर। फिर यहाँ से बात आती है कि प्रारूप समिति का गठन कब होता है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। इसका कार्य क्या होता है? तो संविधान के जो प्रारूप है उस पर क्या करना है कि आपको विचार विमर्श करना, यानी इसका क्या होता है कि आपको कार्य होता है, ठीक है ना। पर विचार विमर्श करना, इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगा कि बताइए कि प्रारूप समिति में सदस्य जो थे वो कितने थे। तो क्या कहेंगे साहब, और इसके एकमात्र मुस्लिम जो आपको सदस्य थे वो आपको मोहम्मद सदुल्लाह थे। इस सभी बात को आपको अच्छे से देख लेना। और आपको स्पेशल प्रारूप समिति पढ़ना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जहां आपको पॉलिटिकल साइंस के जो वीडियोज होंगे उसमें आपको स्पेशल प्रारूप समिति आपको देखने को मिलेंगे। तो आप वहां से भी उस सभी चीज को पढ़ सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। कल हम क्या करेंगे कि इससे आगे का जो प्रश्न है उसका एनालिसिस करेंगे। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें, ठीक है ना। इसके अलावा जो है लाइक भी थोड़ा कर देता। चलिए साथियों विराम देते हैं, मिलेंगे फिर आपसे एक बेहतर क्लास के साथ कल। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।